हमारे साथ कपिल वशिष्ठ इस वक्त जुड़ गए हैं। कपिल, बीसीसीआई की तरफ जब यह जानकारी गई कि यह स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित हुआ है, खलबली मची थी, जिसको कहते हैं हड़कंप एक तरह से मचा था कि यह क्या हो गया। जो हम पर्दे के पीछे हम लोग जानते थे, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स तक जो जानकारी थी, यह तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। जो एकेडमी में प्रैक्टिस करने वाले 12-12 साल के बच्चे हैं, वो जान रहे हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल अगर पारदर्शिता की बात होती है, अगर एक सिस्टम बनाने की बात होती है, तो क्या यह चीफ सिलेक्टर का दायित्व नहीं है कि वो एक सिस्टम बनाए, जो चीजें उसकी नजर में हैं उनको कहीं ना कहीं हल करने की कोशिश करे, या फिर वो केवल ये दिखाने की कोशिश करे कि जो मैं करूंगा वो हो जाएगा, और ये शायद देश को स्वीकार नहीं होगा और इसीलिए ये इस्तीफा है। कपिल। बिल्कुल राम, आप देखिए ये जी न्यूज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारी जो स्टोरी थी, हमारा जो स्टिंग ऑपरेशन था, वो अंजाम तक पहुंचा है। आप देखिए, अंजाम से मेरा मायने यहाँ पर ये है कि बीसीसीआई को इसके लिए आंसरेबल होना पड़ा कि किस तरह से चीफ सेलेक्टर हमारे स्टिंग ऑपरेशन के एक्सपोजे में साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि खिलाड़ी 80-85% फिट वाले खिलाड़ी जो है वो इंजेक्शन लेकर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने कहा कि आधे घंटे फोन पर बात की। हार्दिक पांड्या ने कहा कि यहाँ पर आए हुए थे। तो खिलाड़ी पूरी तरह से अपना मत बोर्ड को बता चुके थे कि हम चेतन शर्मा के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो ये साफ तौर पर हम इसी बात को कह रहे थे कि अगर जी न्यूज ने इतने लोडेड शब्द का इस्तेमाल जी मीडिया ने किया है कि फिटनेस घोटाला हमने कहा, तो हमने ऐसे ही नहीं कहा। हमने डंके की चोट पर उस बात को कहा, क्योंकि चीफ सेलेक्टर ने खुद उस बात को अपनी जुबान से कहा है। जी न्यूज ने नहीं कहा था ये बात जी मीडिया ने नहीं कही थी। ये खुद बीसीसीआई के मौजूदा चीफ सेलेक्टर जो थे, वो स्टिंग ऑपरेशन में इस बात को खुद से कह रहे थे। तो ये होना था। ये बीसीसीआई ने 10 घंटे बाद किया, 20 घंटे बाद किया, वो अलग बात है, लेकिन ये होना था। यही परिणति इसकी होनी थी। चेतन शर्मा को रिजाइन करना था, क्योंकि अब कोई भी खिलाड़ी चेतन शर्मा के साथ टेबल शेयर करने को तैयार नहीं था। और जिस बात का किरण जिक्र कर रही थी कि किस तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारी जो नंबर 1 टीम है, उसको आपको अगर आगे लेके जाना है, तो इस तरह की कोई भी बात जो अंडर द कारपेट कर दी जाती है, वो सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए, इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे राम, कि दरअसल दिल्ली टेस्ट के बाद अगले 2 मैचों के लिए टीम का ऐलान होना था। तो उस टीम का सिलेक्शन कौन करता? क्या चेतन शर्मा से टीम सेलेक्ट करवाते? इस सवाल का जवाब है नहीं। और 2013 के बाद से 2023 आ गया है ना, 10 साल हो गए हैं, हम कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। तो क्यों हम नहीं जीते आईसीसी ट्रॉफी 10 साल से पिछले? इसकी एक बड़ी वजह है कि हमारे खिलाड़ी जब तब इंजर्ड हो जाते हैं। फिटनेस मैनेजमेंट का क्या कोई तरीका है, कि कोई रोड मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है कि नहीं है? एनसीए में कैसे जाके फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, कैसे वो खिलाड़ी दोबारा से इंजर्ड हो जाता है, ये समझ से परे है। जसप्रीत बुमराह का जिक्र खास तौर पर चेतन शर्मा ने किया था। उस बात को मैं दोबारा से एक बार आपको अपने सभी दर्शकों को वर्ल्ड ओवर याद दिलाना चाहूंगा राम। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को फिटनेस सर्टिफिकेट मिला एनसीए से। T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पे आई। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया आई, उनको सेलेक्ट किया गया। वो पहले मैच में नहीं खेले, 2 मैचेस में खेले, दूसरे और तीसरे में, और उसके बाद बाहर हो गए दोबारा। और चेतन शर्मा कह रहे हैं कि झुका भी नहीं जा रहा था। वर्ल्ड कप में एक मैच उनको खिला देते तो 1.5 साल तक बाहर हो जाते। तो ये कैसा फिटनेस सर्टिफिकेट है? ये किसी के फोन करने में मिल जाता है? ये इसके लिए कोई कह देता है क्या? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। चेतन शर्मा ने सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। सौमित्र बोस साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। और एक तो सामान्य चर्चा, आप पूरे देश में चले जाइए सौमित्र, एक पूरे देश में एक सामान्य चर्चा है कि हमारे खिलाड़ी आईपीएल बड़ी शिद्दत के साथ खेलते हैं, पूरी ताकत के साथ खेलते हैं, एकदम फिट नजर आते हैं, लेकिन फिटनेस की प्रॉब्लम्स फिर जब टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन होता है या यहां आपको खेलना होता है, यह सामान्य चर्चा की बात है पूरे देश में जो होती है। लेकिन यह पहली बार देश के सामने गया कि चीफ सेलेक्टर की जानकारी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो या तो बंधे हुए थे किसी चीज से, या करना नहीं चाहते थे, या फिर वो ये देख रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो दरअसल मैंने आंखें बंद की हुई हैं उस मामले को लेकर। क्या आपको लगता है कि यही सही तरीका था कि चेतन शर्मा ने रिजाइन कर दिया? सौमित्र। देखिए, चेतन शर्मा के पास कोई एक्सक्यूज तो है नहीं, क्योंकि उसने जिस तरह से बात की है, स्टिंग में बोलो, ऑफ द रिकॉर्ड बोलो, जो भी बोला, ये बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन और द वे दे, वो जिस तरह से बोर्ड चलाते उसके ऊपर सवाल तो जरूर कुछ ना कुछ तो उसने जरूर सवाल उठाया है।
क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी है, टीम में ईगो इश्यूज है, तो कुछ ना कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू तो जरूर है। और वो देखिए, उसको जरूर शायद पता नहीं था ये स्टिंग ऑपरेशन है। जो भी है, जो भी बोला है सिलेक्शन मैटर्स बोल के, प्लेयर्स खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम में जो मामला है वो ड्रेसिंग रूम में रहता है, सिलेक्शन मैटर सिलेक्शन टेबल पर ही रहता है। जी। ये बाहर आना कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये एथिकल प्रॉब्लम है। ये उसका रिजाइन करने का मेन रीजन है एथिक्स। उसने एथिक्स तोड़ा है, इसलिए राइट रॉन्ग हम नहीं डिसाइड करेंगे, हम क्वालिटेटिवली कुछ नहीं डिसाइड करेंगे, क्वांटिटेटिवली डिसाइड करेंगे कि ये एथिकल प्रॉब्लम है, इसलिए शायद वो रिजाइन किया है। क्योंकि इसके बाद वो प्लेयर्स के सामने कैसे बैठ के टीम चुनाव करेंगे, कैसे रोहित शर्मा के सामने बैठेंगे, कैसे हार्दिक पांड्या के सामने बैठेंगे, बाकी जो अदर सिलेक्टर्स है उसके सामने कैसे बैठेंगे, जय शाह को कैसे आंख दिखाएंगे। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि वर्ल्ड कप हमारा प्रदर्शन के बाद उस पूरा जो सिलेक्शन टीम था, वो चेयरमैन थे, उसको सारा को निकाला गया था, मगर उसको रीइंस्टेट किया गया था। मगर एक भरोसा कुछ ना कहीं पे भी बीसीसीआई ने उसके ऊपर भरोसा दिखाया था। मगर आप जो आपका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जो भी उसने बोला है, उसके बाद वो भरोसा चला गया, वो एथिक्स टूट गया, ट्रस्ट टूट गया, बिलीफ टूट गया, और उसका मतलब रेजिग्नेशन जाहिर ठीक ही है। बिल्कुल। हमारे साथ हरपाल बेदी साहब भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। हरपाल बेदी साहब, यही चेतन शर्मा के पास एक रास्ता बचा था कि वो रिजाइन कर दें, या बीसीसीआई ने कहा होगा कि नहीं आपको करना पड़ेगा? बीसीसीआई ने कहा कोई रिजाइन थोड़ी करता जी। है, और ये इतनी बड़ी नौकरी है, इतना पैसा है, नौकरी तो खैर बड़ी क्या, बहुत पैसा है, कोई रिजाइन नहीं करता, कहा गया है उसको। और ये कहना कि वो किसको शक्ल दिखाते, शक्ल वकल कोई नहीं होता। अगर बीसीसीआई कहती तो रहती, कोई प्लेयर क्या कर देते। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ अपने कोलीग्स के साथ। जी जी। वो उनको कहा गया, उन्होंने ऐसी गलतियां की, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम कहा था, कम्युनिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहना क्या था और क्या कह गए ये तो वो ही जानते हैं, मगर उनको ये कहा गया कि रिजाइन करो। जिस तरीके से उनको पहले कहा गया था रिजाइन करो, और उसी तरीके से वो लाया गया वापस, उसको तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्लेयर क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे। उसको भी ये इन्होंने काफी कंट्रोवर्सी की थी जब इनको निकाला गया था, तो उसको तो वापस आ गए थे, यही प्लेयर थे उसको भी। तो अब जब इनको जय शाह ने या बीसीसीआई ने कहा होगा कि भाई जाओ, प्लेयर हैज नो रोल, पर अगर जय शाह या अगर रॉजर बिनी आज चाहते अभी भी इसको रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरा ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप ये देखिए ना, पिछली बार भी इनको निकाला गया था ना, जी जी, फिर वापस लाए, वही प्लेयर थे, वही विराट शर्मा, वही विराट कोहली और वही रोहित शर्मा, और वहीं पर भी सौरव गांगुली, सारे ऐसे थे। तो बीसीसीआई इज ए वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक चीज माननी पड़ेगी, इसके अपने इनर डायनामिक्स हैं, इसको हम नहीं समझ सकते। इसमें एक तो बड़ा पैसा शुरू से ही, ऐसा नहीं कि अब पैसा हुआ, जब से भी ये बीसीसीआई वजूद में आई है, इन्होंने प्लेयर या इनकी बात माननी पड़ेगी। किसी प्लेयर को इन्होंने आज तक नहीं माना बीसीसीआई ने एज ए इंस्टीट्यूशन, ना इन्होंने किसी सिलेक्शन कमेटी को माना। दिलीप वेंगसरकर को निकाल के रख दिया था, बाहर जाइए, बिशन बेदी को निकाल दिया था, सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूं मैं, बाकियों की तो बात, कप्तानों को कैसे निकाला ये भी हमने देखा है। तो आज जो ये बहस हो रही है इसमें, क्योंकि आई थिंक देयर वाज नो अल्टरनेटिव फॉर चेतन शर्मा, क्योंकि एक बार उनको लाया गया वापस, तो ये भी इस पर भी सवाल उठे थे कि वापस क्यों लाया गया, बाकियों को निकाला, इनको क्यों लाया गया, जिस हालात में निकाला गया था वो भी कोई अच्छे हालात नहीं थे। तो मेरे ख्याल अब इन्होंने अपना जो ये बोला, उसके बाद इन्होंने सारे ऑप्शन क्लोज कर दिए। आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू क्विट, और बीसीसीआई ने बड़ा सोचा होगा कि ये अपना बंदा है, इसको कैसे निकलवाए। तो इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग हिम, उन्होंने कहा जी तुम रिजाइन करो, इन्हें रिजाइन कर दिया। बिल्कुल, यानी गेम ओवर तो हुआ है। और कपिल हमारे साथ हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। लेकिन कपिल, एक जो मोटी बात है, एक दरअसल इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में ये भी गया कि ये जो 11 खेल रहे हैं, इनमें से कौन 80% फिट है ये भी पता नहीं। जो असल में बेचारे फिट है उनके लिए भी गलत परसेप्शन कहीं ना कहीं उनके फैंस के दिमाग में जाता है। ये जो बड़ी बात कह के गए थे चेतन शर्मा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, कि उन्हें ये पता है, जानकारी है कि लेते हैं, लेकिन प्लेयर्स बदमाश हैं। प्लेयर्स ऐसे इंजेक्शन लेते हैं जो डोप में नहीं आते, उन्हें मालूम है, उनके पास बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो कर नहीं सकते कुछ। बिल्कुल राम, आप अगर शब्द को गौर करें, अंडरलाइन करें, शब्द का इस्तेमाल चेतन शर्मा ने किया हमारे स्टिंग ऑपरेशन में। उन्होंने कहा कि ये इतने बदमाश हैं। यहाँ पर बदमाश से उनका मतलब ये था कि ये इतने सुपरस्टार हमारे खिलाड़ी है ना, कि
कि अपने प्राइवेट डॉक्टर्स को बुला के किसी भी तरीके से वो तरीके जानते हैं कि कैसे आपको टीम में रहना है, खेलना है। क्योंकि आप देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, अगर एक वक्फा होता है कि अगर आप इतने समय तक अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेल पाएंगे तो फिर आप उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको टीम में बने रहना है तो आपको एक तय वक्त के बाद आपको कोई एक मुकाबला खेलना होगा ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बना रहे। तो क्या ये भी ध्यान में रखा जाता है क्या ये भी ऐसा भी होता है क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं कि जिसकी वजह से वो कोई खास खिलाड़ी जो है वो टीम में थोड़े दिन के लिए चुन लिया जाता है। फिर वो एक और मेल आ जाती है बाद में बीसीसीआई की, जो ये बताती है कि दरअसल नहीं, अभी ये खिलाड़ी नहीं चुनाया गया, पूरी तरह फिट नहीं है, इनको दोबारा एनसीए भेजा जाएगा। तो ये क्या जो ग्रेड सिस्टम है, खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, ये भी कहीं ना घोटाला है क्या? ये सवाल है मेरा। तो बड़ी बात यह है कुल मिलाकर कि चेतन शर्मा जो कहकर गए हैं वो बीसीसीआई की पारदर्शिता किस तरीके से नहीं है, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, किस तरह से चीजें अंडर द कारपेट चल रही हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बताकर वो चले गए हैं। बोर्ड को ये फैसला लेना ही था क्योंकि खिलाड़ियों ने, मेरी जो जानकारी है, बहुत साफ तौर पर कह दिया था कि हम चेतन शर्मा के सामने, खिलाड़ियों से मेरा मतलब कप्तान से है, टीम सिलेक्शन में हम चेतन शर्मा के साथ टेबल शेयर नहीं करेंगे, उनके साथ हम कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। खिलाड़ियों ने ये अपना मत बोर्ड तक पहुंचा दिया था। पहले कोच को बताया गया और कोच ने ये मत बोर्ड तक पहुंचा दिया, ऐसी जानकारी मुझे है राम। लेकिन बेदी फाजी हमारे साथ है। बेदी फाजी, सवाल आपसे यही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं खिलाड़ी के, इस लिहाज से भी किसी खिलाड़ी को अंदर बाहर किया जाता है क्या? चलो अब तुम ब्रेक ले लो, तुम अंदर आ जाओ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, आईपीएल पास आ रहा है, उसमें भी खेलना है तुमको। यार कपिल, इतने तुम सीनियर बंदे हो, तुम तो मेरे से ज्यादा ही कवर कर रहे हो क्रिकेट। तो ये जिनके बारे में बात करें, को ये हाथ ही नहीं लगा सकते, वो खेले या ना खेले। बुमराह का भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, या आप किस, ये जिनको नहीं खेलना ना, नहीं खेलना। करुण नायर को 300 बनने के बाद निकाल दिया। कपिल एक यादव रो रहा है, कुलदीप यादव, कि भैया मैंने क्या किया, मैंने विकेट ली है। तो ये बीसीसीआई में ऐसा चलता शुरू से। एक मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। आज 20-25 साल पहले की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनएससीआई में, तो युजवेंद्र सिंह आए थे वहां पर। वो महिंद्रा के मोटर की कोई रेसिंग थी, तो युजवेंद्र सिंह बड़े क्रिकेट के प्लेयर थे। उनसे हमने पूछा आप कैसे निकल गए? कहता जी मैं नेट प्रैक्टिस पे थे। ये युजवेंद्र सिंह के वर्ड हैं, ये सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई वाज ऑन द नेट, तो नेट प्रैक्टिस में एक सिलेक्टर आया, कहता है साहब की युजवेंद्र जी योर आई साइट इज वेरी वीक। उन्होंने कहा मेरी आई साइट, मैंने अभी तो 5 कैच पकड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं योर आई साइट इज वीक। अब वो कहता मैं कहता रह गया। उन्होंने कहा जी तुम्हारा आई साइट वीक है। अब उसका ना तो सोशल मीडिया था ना कुछ। मैंने आपको नाम बता दिया, मैंने आपको बता दिया कहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज 25-30 साल पहले। तो उसका ये शुरू से बीसीसीआई का रवैया रहा, जिसको नहीं चाहते नहीं निकालते। हाँ, चेतन शर्मा के बारे में तो ये प्रॉब्लम थी कि उनको पहले निकाला। क्या चेतन शर्मा की क्या स्टैंडिंग है ये तो समझ नहीं आया, क्योंकि वेदर व्हाई ही वाज मेड फर्स्ट ऑफ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, कुछ तो वजह होगी, वरना क्रेडेंशियल तो ऐसे है नहीं थे। चेतन शर्मा इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, ग्रेट प्लेयर, मगर इतना बड़ा नहीं था कि उसको सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता। मगर कह सकते हैं कि उससे पहले भी ऐसे बनाए गए थे, फिर इनको निकाला गया, फिर वापस आएगा। अब आप जो आपने कहना है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसको बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, ये हमारे लिए रखा गया है कि साहब अगर आप इस सीजन में नहीं खेलेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। उस सीजन नहीं खेले, जिनको उन्होंने रखना उनको रखना है, जिनको नहीं रखना उनको नहीं रखना। आप देख लीजिए कितने प्लेयर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में है। अब विराट कोहली को हाथ लगा दें, रोहित शर्मा को हाथ लगा दें, और ये आपने जो कहा कि उन्होंने कहा कि हम नहीं इसके सामने बैठेंगे, किसी के मजाल नहीं है वो कि कह दे इसको शाह को कि हम इसके सामने नहीं बैठेंगे। वो कहेगा नहीं बैठेगा तो तुम जाओ। तो प्लेयरों को भी अपनी औकात है। ये बाद में जब लीक की जाती है कि साहब प्लेयरों ने रिवोल्ट कर, प्लेयरों की रिवोल्ट, इतना पैसा रिवोल्ट करने की बात ही खत्म हो गई। तो ये मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं इस चीज को ये मानता हूँ कि ये स्टिंग ऑपरेशन में इसने इतनी गलत बातें कही या लूज टॉक कही कि बीसीसीआई के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। उन्होंने अब जैसे कि कहते हैं कि इन प्लेयरों ने कहा या आपने लीक करवा दी स्टोरी कि प्लेयर कहते हैं कि हम इसके सामने नहीं बैठ सकते। अगर आज जायशा कहता है कि ये बैठेगा तो इसकी हिम्मत है कि वो कहेगा मैं नहीं बैठूंगा। मेरा यहाँ तक ख्याल है ये बीसीसीआई वाज इन ए वेरी एम्बैरेसिंग पोजीशन। इसने इतनी बातें कही, ऐसी गलत बातें कही या लूज बातें कर गया कि देयर वाज नो अल्टरनेटिव।